शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनल नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते ही हैं कि हम लोग इस चैनल पर व्यवहार निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में जो विज्ञान है, शिक्षा शास्त्र, उसका अध्ययन करते हैं। और आपको पता भी होगा, देखने से, आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो इससे आपको पता है कि जो प्रकरण चल रहा है इस समय शैक्षिक अनुसंधान का, वह यूजीसी नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर है और वह सभी विषयों के फर्स्ट पेपर के लिए काम करता है। साथ ही साथ वह आपके एजुकेशन के संदर्भ में जो नेट का पेपर होता है और एजुकेशन के संदर्भ में जो और परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी की हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, ऐसी परीक्षाओं में यह कार्य आपको सहायता देता है। तो हम आज सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो जो आज का हमारा प्रकरण है, आज की वीडियो का जो यह अंक है, इसका जो टॉपिक है वह है शैक्षिक अनुसंधान की प्रक्रिया। आपने अनुसंधान की प्रक्रिया के संदर्भ में देखा कि कैसे कैसे स्टेप्स हैं, इसमें एक एक सोपान करके चलता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सीधा सा अर्थ आपने अनुसंधान का मतलब अनुमाने बार बार, संधान माने निशाना लगाना है। तो आप एक चीज़, किसी चीज़ पर बार बार निशाना क्यों लगाते हैं? उसका कोई कुछ कारण होगा, कोई तर्क होगा ना। उसका कारण है कि आप जो है समस्या का समाधान चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जो समस्या है उसका समाधान चाहते हैं। अब उस जो समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए आपको कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए कोरोना चल रहा है और कोविड-19 के जो दुष्प्रभाव में ज़िंदगी काफ़ी परेशान हो गई है। तो लोग बेचारे कितने कहाँ पड़े हैं, कैसे रुके हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, अपना घर बार छोड़ के कौन कहाँ फंसा हुआ है। तो ये समस्या है ना। तो समस्या को दूर करने के लिए वो करते क्या हैं? सबसे पहले तो आप तय करते हैं कि जो समस्याएं बहुत सारी हैं, उनमें से किस समस्या का आप समाधान पहले करना चाहते हैं। तो जिस समस्या का आप समाधान पहले करना चाहते हैं, उस समस्या को आप लेंगे। आपने उस समस्या को लिया तो उस समस्या को तय करने की भी एक विधा है। जनरली आपको उदाहरण से मैंने जो समझा रहा हूँ वो भी ये प्रक्रिया में समझ में आएगा कि आप कहीं फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन में, आपको घर आना है। तो आपके लिए घर आना ज़रूरी है या फिर पैसा कमाना ज़रूरी है, या घर वालों की देख रेख के लिए जो आप कर रहे हैं कमाई, जो भी आपका तरीका है कमाने का, बिजनेस कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, वह ज़रूरी है कि घर आना। तो जो ज़रूरी है उसको करेंगे। तय कर लिया आपने, प्रॉब्लम मेरी ये है, घर आना है। तो घर आना है तो फिर अब कैसे आना है, वहाँ आप देखिए कौन कौन से विकल्प हैं। विकल्पों का मंथन करने के बाद उसमें से उचित विकल्प का चयन करेंगे और फिर आप घर पहुँचेंगे। यही प्रक्रिया अनुसंधान में भी होती है कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। सबसे पहले तो ये तय करना है। समस्या तय होने के बाद अब समस्या की स्थापना करते हैं कि ये समस्या है, और उसके बाद प्रॉब्लम की जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए क्या क्या करते हैं, जो संभव तरीके हैं उसको आप अपनाते हैं। जैसा रिसर्च का टाइप होता है वैसे ही वो तरीका बताता है। तो आइए आज बात करते हैं प्रॉब्लम की, समस्या की बात करते हैं। तो सबसे पहले का जो टॉपिक आज का होगा वह हमारा प्रकरण है समस्या की स्थापना। तो सबसे पहले तो आप समस्या की स्थापना के पहले इस टॉपिक में समस्या की परिभाषा को जानना होगा। समस्या क्या है? कोई परिभाषा जानने के पहले मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहूँगा कि आप समस्या किस बात से किसे समस्या कहते हैं। जैसे समस्या का तात्पर्य किस बात को आप मानते हैं कि आपके सामने समस्या कौन सी है। समस्या का तात्पर्य हम जो चाह रहे हैं
उस चाहने में जो रुकावट है वही समस्या है। आप लॉकडाउन में घर आना चाह रहे हैं तो आपकी इच्छा घर आना है, और जो घर आने के बीच में बाधाएं हैं वही समस्या है। अब इन बाधाओं को जो दूर करे वो क्या है, वो समस्या का समाधान है। तो इसको ज़रा सा आप परिभाषा के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा हम रिसर्च की देखते हैं, इसमें अनुसंधान की। वह परिभाषा है किसकी? वह परिभाषा है फ्रायड एंड कर्लिंगर की। फ्रायड एंड कर्लिंगर कहते हैं कि अनुसंधानकर्ता को सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि समस्या क्या है। समस्या यानी प्रॉब्लम को परिभाषित करते हुए कर्लिंगर ने कहा है कि ए प्रॉब्लम इज देन इट्स कैन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ए प्रॉब्लम इज देन, तो उस सेंटेंस में अपने लिख रहे हैं, उसको आप और इस तरीके से समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ डेफिनेशन। आपको मैं उनकी परिभाषा बता रहा हूँ, किताब से नोट्स लिखा गया है मेरा। उसमें प्रॉब्लम इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर सेंटेंसेस। व्हाट इज प्रॉब्लम? इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर सेंटेंसेस। ये एक वाक्य है प्रश्नवाचक या कई वाक्य हैं। तो क्या होता है? प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर स्टेटमेंट दैट आस्क, जो कि पूछता है या बताता है। आपको क्या बताता है? what relations exists between two or more variables। जो ये बताता है कि जो दो वेरिएबल आपने लिए हैं उन दोनों वेरिएबल में जो रिश्ता क्या है, उन दोनों में रिलेशन क्या है। यदि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य है या कथन है जो, देखिए, समस्या एक ऐसा वाक्य या कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के मध्य के संबंध को बताता है। आपने उदाहरण देखा कि लॉकडाउन में आपको मुंबई से घर आना है, तो यहाँ दो वेरिएबल्स हुए, मुंबई और आपका घर। समस्या उसके मध्य के संबंध को प्रदर्शित कर रही है कि आपको घर आना है। अब इसकी जो बाधाएं हैं, इसको दूर करने के लिए ही आपको आगे बढ़ना है। ऐसे ही रिसर्च में भी होता है। तो समस्या के समाधान के लिए यह अति आवश्यक है कि शोधकर्ता यह जाने कि समस्या क्या है। व्हाट इज प्रॉब्लम? व्हाट इज प्रॉब्लम? समस्या क्या है? यानी सर्वेक्षण अनुसंधान आपने देखा कि सर्वेक्षण अनुसंधान जिसमें आपको ये पता चलता है कि स्थिति क्या है, उसका ही अनुमान लगाता है। तो समस्या क्या है, इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले ढूंढना है। अर्थात समस्या का हल अधिकतर हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें लक्षित होता है। एक समाधान क्या है? एक समाधान जो है शोध, एक समाधान योग्य समस्या ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर एक सामान्य व्यक्ति की क्षमता के आधार पर दिया जाता है। जो एक समाधान है वो किस पर डिपेंड करता है? समाधान आपकी समस्या पर डिपेंड करता है। तो एक समाधान योग्य समस्या, समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। आप समस्या के लिए कह सकते हैं कि मुझे मंगल ग्रह से समस्या है। आप कह सकते हैं कि मुझे बुध ग्रह पे यात्रा करनी है, ये मेरी समस्या है। आप कह सकते हैं कि मैं चांद पर रहना चाहता हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने देखिए इस नोट्स में इसलिए लिखा है कि एक समाधान योग्य समस्या। समस्या भी ऐसी होनी चाहिए जिसका समाधान हो सके। आपकी समस्या समाधान योग्य नहीं है तो आप उसका कोई भी हल नहीं निकाल सकते। जो आपकी समस्या है, यदि आपकी समस्या समाधान योग्य नहीं है तो आप उस समाधान का हल, देखिए, एक समस्या ऐसा समाधान, एक समाधान योग्य समस्या
ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर एक सामान्य व्यक्ति की क्षमता के आधार पर दिया जाता है। तो यहाँ आप एक बात तो समझे कि समस्याएं जो है होनी चाहिए, लेकिन समस्या कैसी हो कि समस्या जो है वह समाधान योग्य होनी चाहिए। अगर समाधान योग्य नहीं है तो फिर सामान्य व्यक्ति की क्षमता के आधार पर उस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपको मंगल ग्रह पे जाने की आकांक्षा है कि आप जाना ही चाहते हैं तो जाएंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम समाधान योग्य है? ये सॉल्यूबल है? इसको सॉल्व किया जा सकता है? इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि समस्या जो समाधान योग्य होनी चाहिए और आवश्यकताओं की जो संतुष्टि है। आप जानते हैं ना, हमारी नीड्स जो है, नीड्स में जो संतुष्टि के साधन में उपस्थित बाधा ही समस्या है। जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की संतुष्टि के साधन में उपस्थित बाधा ही समस्या है। यदि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ये देखिए, आवश्यकताओं की संतुष्टि में जो हम चाह रहे हैं उसकी संतुष्टि में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वही समस्या है। जैसे आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो ये आपकी आवश्यकता है। अब उस आवश्यकता की संतुष्टि के साधन में समस्या क्या है? समस्या यह है कि जो परीक्षाएं शिक्षक बनने के लिए हो रही हैं उसमें आप मेरिट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? अब आपने उसका विश्लेषण किया तो आपने देखा कि जो मुझे शिक्षा शास्त्र का विषय वस्तु है उसके ज्ञान को और बढ़ाना है, आपको उसके ज्ञान की थोड़ा कमी है, कहीं ना कहीं रह जा रही है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो आवश्यकता में बाधा क्या है? वही समस्या है। और अतः जो समस्या क्या है, आप कह सकते हैं अतः समस्या एक ऐसा समाधान योग कथन है। समस्या क्या है? आपकी परिभाषा होनी चाहिए। समस्या एक ऐसा समाधान योग्य कथन है, सॉल्यूबल है, जिसमें दो या दो से अधिक चरों के वैज्ञानिक प्रकार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कुछ समझ रहे हैं आप? अतः आप कह सकते हैं कि जो समस्या है एक समाधान योग्य कथन है। यानी जो समस्या है समाधान योग्य कथन है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के वैज्ञानिक प्रकार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दो चरों के वैज्ञानिक प्रकार्यात्मक संबंधों का जब अध्ययन होता है तो वही समाधान योग्य कथन समस्या कहलाता है। तो ये समस्या के बारे में आपने देखा। अब चलिए देखते हैं जो समस्या का कारण कैसे जानते हैं। अब समस्या के लिए जैसे हमने कहा कि समाधान योग्य होनी चाहिए, तो समस्या का कारण भी होगा। समस्या के कारण को लेकर के देखा जाए तो जो मैकगुइन नामक एक विद्वान हैं, तो मैकगुइन महोदय ने समस्या के कारणों को बताया कि 3 कारण हैं। मैकगुइन के अनुसार जो समस्या के प्रायः 3 कारणों में से किसी एक कारण से उत्पन्न होना चाहिए। पहली समस्या है कि ज्ञान में अवरोध, गैप इन नॉलेज। तो गैप इन नॉलेज जो है ये घटना से संबंधित अगर पर्याप्त ज्ञान में कमी है तो ये समस्या का कारण हो सकती है। जैसे आप मंगल ग्रह की यात्रा की बात कर रहे हैं, व्हाई इट इज़ नॉट सॉल्यूबल प्रॉब्लम, ये समस्या समाधान योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मंगल ग्रह पर जाने की तो इच्छा है, लेकिन आप यहाँ इस बात में गैप इन नॉलेज के शिकार हैं कि मंगल ग्रह पृथ्वी से जितनी दूरी पर जाने की यात्रा कैसे संभव है। ऐसी व्यवस्थाएं अभी यात्रा के लिए, मनुष्य के लिए या प्राणियों के लिए बहुत मुश्किल है। अभी इस पर शोध रिसर्च चल रहा है। दूसरी बात है कि विरोधी परिणाम, जो अपोजिट रिजल्ट होते हैं वे जो है समस्या के कारण होते हैं।
जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं आपको कि तुम सो रहे थे और सुबह उठते हो, लेकिन मैं एक बच्चे के लिए कह रहा हूँ कि आपके लिए कि मतलब मान लीजिए कि आप सो रहे हैं और लेकिन सुबह आपको अनुभूत होती है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ आपके सामने एक समस्या है कि और सोना चाहिए। विरोधी परिणाम जहाँ भी होंगे आपको प्रॉब्लम वहाँ मिल जाएगा। और तीसरी बात है एक तथ्य की व्याख्या। अगर एक ही फैक्ट की व्याख्या की जाए तो भी जो है प्रॉब्लम आती है। एक ही तथ्य की अगर व्याख्या की जाए तब भी। तो समस्या के 3 जो कारण बताए गए मैकगुइन के द्वारा, इसको याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ही मैंने इस नोट्स को तैयार किया है। आगे चलते हैं तो देखें क्राइटेरिया ऑफ प्रॉब्लम क्या है, समस्या की कसौटी क्या है। जो क्राइटेरिया ऑफ प्रॉब्लम है, जो एक समस्या की कसौटी है, वह क्या है? तो मैकगुइन ने बताया जो समस्या है उसकी 3 कसौटियाँ हैं। पहले आपने देखा कि जो समस्या के 3 कारण हैं, जो गैप इन नॉलेज में ज्ञान में कमी है, और अपोजिट रिजल्ट विरोधी परिणाम, और एक तथ्य की व्याख्या करना है, तो ये भी समस्या की कमी है, कारण है। अब समस्या कसौटी की बात करें तो कसौटी मतलब क्राइटेरिया प्रॉब्लम, आप समस्या कैसे जानेंगे कि ये समस्या है, तो इसके लिए मैं आपको साइट में ही जल्दी बताना चाहूँगा, लेकिन ये बात है जो आपको मैं समझाऊँगा अगर आप कोशिश करेंगे तो बेहतर ढंग से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, कंसेप्ट का क्लियरेंस ही मेन फोकस होना चाहिए आपकी स्टडी का, और क्लियरेंस ऑफ कंसेप्ट अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया, उसको एक्वायर कर लिया है, तो आप कुछ प्रश्न को किसी भी तरह से घुमाया जाएगा, आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो कर्लिंगर महोदय ने बताया कि जो क्राइटेरिया प्रॉब्लम है, समस्या की जो कसौटी है, उसकी 3 कसौटियां हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जो पहली कसौटी है वह कसौटी है कि समस्या को 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध स्थापित करना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया इज प्रॉब्लम शुड एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। अगर वो समस्या कोई ऐसी नहीं है कि जो 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध की स्थापना करे, तो उसे आप प्रॉब्लम नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल है, इज ए रिलेटेड टू बी, हाउ आर ए एंड बी रिलेटेड टू सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी अंडर द कंडीशंस सी एंड डी। उसमें कह रहे हैं कि जो ए और बी की एक उदाहरण है, उनकी किताब का उदाहरण मैंने लिया है, फ्राइड एंड कर्लिंगर की जो बिहेवियरल रिसर्च है उसमें से है, कि मतलब अगर कहा जाए कि ए और बी दोनों संबंधित हैं, तो कैसे इस ए बी संबंधित हैं और ए बी से संबंधित है, बी ए से संबंधित है। तो कहने का मतलब आप फर्स्ट क्राइटेरिया एकदम क्लियरली जान लीजिए कि समस्या 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य जो है संबंध स्थापित करना चाहिए। पहली क्राइटेरिया है कि अगर ऐसा नहीं करती तो उसे आप प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। दूसरी बात है कि दूसरी इसके जो क्राइटेरिया कर्लिंगर महोदय ने बताई कि वो है कि समस्या स्पष्ट और दिग्ध प्रश्न के रूप में कही जानी चाहिए। उन प्रश्नों में समस्या को डायरेक्टली पोजिंग व्यंग करने चाहिए का गुण होना चाहिए, डायरेक्ट पोजिंग का गुण होना चाहिए। यानी जो समस्या है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, दिग्ध मतलब एकदम दिग्ध प्रश्न के रूप में कही जानी चाहिए, एकदम ज्वलंत होना चाहिए। वो आप जैसे डायरेक्टली पोजिंग की बात कर रहे हैं कि डायरेक्टली पोजिंग, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। डायरेक्टली पोजिंग का मतलब डायरेक्टली पोजिंग यहाँ है, एल नहीं लिखा गया है। तो डायरेक्टली पोजिंग का मतलब जो व्यंग करने का जो तरीका है कि उसको उस तरह से होना चाहिए कि बिल्कुल क्वेश्चन मार्क के साथ बोलते ही स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे आप उसमें प्रश्नवाचक शब्द ना हो तब भी जैसे समझ में आया, अगर आपके सामने ऐसे बोला गया तब भी आपको समझ में आ जाएगी कि ये पूछा जा रहा है। तो व्यंग के रूप में डायरेक्टली पोजिंग होना चाहिए कि एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, वो ज्वलंत होनी चाहिए, उसमें कोई छुपा कुछ नहीं होना चाहिए। और थर्ड प्रॉब्लम की जो क्राइटेरिया प्रॉब्लम है वो है कि समस्या ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रयोग सिद्ध परीक्षण की संभावना को प्रकट किया जा सके। मतलब कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से होनी चाहिए कि उसको जो है प्रैक्टिकल के द्वारा
टेस्ट लिया जा सके, उसको देखा जाए कि हाँ क्या है कैसे है। तो क्राइटेरिया तीनों आप देखेंगे जब भी रिसर्च की बात करेंगे तो इनमें 3 क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद बात करें हम तो समस्या के स्रोत की बात करते हैं। सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट इज सोर्स ऑफ प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें जॉन डब्ल्यू बेस्ट और जेम्स बी कान ने कहा कि एक समस्या को चुनने के लिए निम्नलिखित सोर्सों का उन्होंने वर्णन किया है। और उसमें जैसे एजुकेशनल रिसर्च की बात मैं कर रहा हूँ, आप रिसर्च एजुकेशनल रिसर्च के संदर्भ में उन्होंने लिखा है प्रॉब्लम की, तो कक्षा, विद्यालय और समुदाय, आपकी जो क्लास है, कम्युनिटी की है और स्कूल है, उससे संबंधित क्या प्रॉब्लम्स है, उन स्रोत वही है। प्रायोगिक परिवर्तन और पाठ्यचर्या विकास, जो एक्सपेरिमेंटल उसमें चेंज हो रहा है और जो करिकुलम डेवलपमेंट हो रहा है वे हैं इसके सोर्स। दूसरा, वर्तमान कार्य पद्धति के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण, जो आज देख रहे हैं आप, इससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो क्यों, अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात होती है। चौथा, जो क्षेत्र के अधिकारी हैं, विद्वान हैं, शिक्षक हैं, अनुसंधान निदेशक हैं, विशेषज्ञ हैं आदि से परामर्श करना चाहिए कि रिसर्च का फील्ड क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जब एमएड महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से कर रहा था तो मेरे जो उसमें डिजर्टेशन होता है, तो डिजर्टेशन के लिए मुझे प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी का सानिध्य मिला था, जो कि इस समय जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की वाइस चांसलर हैं। तो उन्होंने कहा था कि बेटा तुमको जो भी करना है तुम सोर्स अपने इंटरेस्ट का चुनो। तो मुझे अब विशेषज्ञ के रूप में उनका ये जो दिया गया सलाह थी, निर्देशन था मेरे लिए, मैं पूरी तरह से कहा कि हाँ ठीक है। मैंने पूरी तरह से, मुझे रूरल फील्ड जो गांव का जीवन, हमारा ग्रामीण जीवन है, उसी ग्रामीण जीवन से मुझे लगाव था। मैंने रिसर्च के लिए जो डिजर्टेशन मेरा था वहीं से ही मैंने रिसर्च तय कर लिया था कि मुझे अपने ग्रामीण जीवन से ही रिसर्च करना है, और मैं अंततः उसी पर रिसर्च भी किया, क्योंकि मुझे वहाँ से जो विशेषज्ञता किस तरह से उन्होंने समझाया था कि आप जो चीज़ें करना चाहते हैं आपकी रुचि की होंगी, आपके क्षेत्र की होंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर आप कर सकते हैं, अच्छे ढंग से आप उसको करेंगे। तो मैंने भी उसी ढंग से किया और मैं पीएचडी आराम से 2 साल में मैंने जमा कर दिया था थीसिस, और अच्छी जानकारी के साथ मैंने सीखा भी था। तो देखिए इसमें वर्तमान का जो बताया मैंने कि कार्य पद्धति के पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, और जो क्षेत्र है आपका उसके प्रति विद्वान, शिक्षक और अनुसंधान निदेशकों का आज से परामर्श होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे प्रोग्राम्ड लर्निंग है, आप टेक्नोलॉजी में देखेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो शैक्षिक निष्पत्ति होती है, जिसमें आपको पता है कि जो बीएफ स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी है, जिसमें उन्होंने व्यवहार के 2 प्रकार बताए थे, ऑपरेंट रेस्पोंडेंट एंड ऑपरेंट। रेस्पोंडेंट बिहेवियर का रीजन कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होता है, मतलब बाह्य कारक होता है, और जबकि जो आपका ऑपरेंट बिहेवियर होता है वो खुद होता है। उनकी थियरी ही ऑपरेंट बिहेवियर पे चलती है, जिसमें वो कहते हैं कि व्यवहार पहले होना चाहिए, और उस व्यवहार के संदर्भ में जो आपका सही व्यवहार होगा, जो आप वांछित व्यवहार देख रहे हैं प्राणी में, तो उस वांछित व्यवहार को आप क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, पुनर्बलित करेंगे, तो वो व्यवहार स्थायी हो जाएगा। इसी पर थियरी पर ये आपका जो प्रोग्राम्ड लर्निंग अधिक्रमित अनुदेशन है ये है, और CAI है, कंप्यूटर बेस्ड असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है उसको भी, टीम टीचिंग है, लर्निंग की बात है, टीम टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात है, वाट लर्निंग स्टाइल है, और नीतियाँ व अभ्यास है, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज है, स्कूल बिल्डिंग्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, और इसकी स्पेस फैसिलिटीज़ है, और जो प्रकाश का। तो इस तरह से आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अब उस समस्या की विशेषता की बात कर लें, जिससे कि थोड़ा जल्दी आपको ज़्यादा टॉपिक भी क्लियर होता रहे। तो समस्या की विशेषता क्या है कि समस्या की पहली विशेषता होनी चाहिए कि समस्या स्पष्ट होनी चाहिए और मूर्त होनी चाहिए। समस्या पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए और मूर्त होनी चाहिए, मतलब ऐसी ना हो कि उसमें समस्या को सुनिए आप तो उसमें कोई कन्फ्यूजन हो जाए। उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
और दूसरी बात की समाधान योग्य होनी चाहिए, ये सॉल्युबल होनी चाहिए। अगर समस्या सॉल्युबल नहीं है तो फिर आप उसका क्या करेंगे। शुरू से ही आपने देखा कि योग्य समस्या का मतलब ये है कि समाधान योग्य होगी, तो वही समस्या है आपकी। अगर समाधान योग्य नहीं है, जैसे उदाहरण दिया मंगल ग्रह पे जाना चाहते हैं तो क्या मतलब। तीसरी बात है उस पर परिकल्पना बन सके। कई समस्या ऐसी होनी चाहिए कि उसमें परिकल्पना बनाई जा सके, दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है उसको जोड़ा जा सके। अगली बात है कि जो शोधकर्ता के रुचि के अनुसार हो, नई होनी चाहिए। जो इंटरेस्ट है सो रिसर्चर का, वह रिसर्चर का इंटरेस्ट यहाँ महत्वपूर्ण है कि रिसर्चर को ही कार्य करना है, इसलिए जो शोधकर्ता की रुचि के अनुसार होनी चाहिए और समाधान का उपयोग होना चाहिए। जो प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए वो सलूशन जो है वो उपयोगी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस प्रॉब्लम हो गया सॉल्व हो गया। आंकड़े आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, उसको सॉल्व करने के संदर्भ में जो आंकड़े होना चाहिए, डाटा जो है वो आसानी से मिल जाना चाहिए। उसमें कम श्रम, कम समय, कम धन का उपयोग होना चाहिए और संबंधित चरों का स्वरूप स्पष्ट तथा निश्चित और सीमाबद्ध होना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने अपने इस वीडियो के अंक में समस्या क्या है उसकी परिभाषा को, समस्या के कारणों को, समस्या की जो क्राइटेरिया है उसको देखा और उसकी विशेषताओं को देखा। तो अब उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप तब तक के लिए इसका ध्यान से अध्ययन करिए और जो कुछ आपको पूछना हो आइए कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।